गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स। और कैसे हैं आप सब? वही उम्मीद के अनुसार बेटा जी मस्त और स्वस्थ होंगे बिल्कुल। तो मैं आपका मयंक सर आज बेटा जी इस NCERT की बायोलॉजी बूस्टर डोज में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक, इंटरेस्टिंग सा, इम्पोर्टेंट भी। तो बेटा जी आज अपन बात करने जा रहे हैं अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी के बारे में। किसके बारे में? किडनी के बारे में। तो इस लेक्चर में बेटा जी अपन किडनी के बारे में भी सुनेंगे, उसकी जो यूनिट है नेफ्रॉन उसकी भी बात करेंगे। रेडी हैं आप? करूं मैं स्टार्ट? तो बेटा जी जो किडनी है, वृक्क जिसको आप बोलते हो, इसका अनदर नेम बेटा जी रेनल होता है। रेनल टर्म भी अपन उसी किडनी के लिए यूज करते हैं। अब किडनी इज इम्पोर्टेंट पार्ट, या यूं बोलूं तो मेन पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम बच्चों। उत्सर्जी तंत्र का या जो आपकी बॉडी का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो अपना कौन होता है? किडनी होती है। किडनी बेटा जी अपने में पेयर्ड है, एक जोड़ी है। और इसकी पोजीशन याद रख लेना बच्चों। किडनी आपसे पूछे कि भाई अपनी बॉडी में कहां मिलेगी, तो आप कहां बताओगे? पहली चीज बॉडी की डोर्सल सरफेस पे। डोर्सल माने जिधर बच्चों बैकबोन होती है उस तरफ अपनी किडनी होती है, डोर्सल साइड में। एक इंपॉर्टेंट चीज है इसकी पोजीशन के रेफरेंस में याद रख लेना बच्चों की जो आपकी किडनी है वो लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा से लेकर थर्ड लंबर वर्टिब्रा के बीच होती है। क्या कहा मैंने? लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा, अंतिम वक्षीय कशेरुका से लेकर थर्ड लंबर वर्टिब्रा, तीसरी कटी कशेरुका के बीच। अबे बेटा जी वर्टिब्रा क्या है, कशेरुका क्या है? तो देखो पीछे आपकी बैकबोन है सब में, है ना, रीढ़ की हड्डी। उस बैकबोन में बेटा जी जो वर्टिब्रा है उसकी 5 कैटेगरी होती है, 5। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, ग्रीवा कशेरुका जो आप में 7 है। सेकंड थोरेसिक वर्टिब्रा, वक्षीय कशेरुका जो 12 है। लंबर वर्टिब्रा, कटी कशेरुका जो 5 है। सैक्रल 1 है, कोडल 1 है, कॉकिक्स। तो जो लास्ट थोरेसिक है बेटा जी जो 12वें नंबर की है, 12 जो थोरेसिक है उसके और थर्ड लंबर के बीच में अपनी दोनों साइड में पेयर्ड किडनी। क्लियर बात? इसमें भी ध्यान रखना बच्चों जो आपकी लेफ्ट किडनी है, जो बाईं किडनी है वो राइट से थोड़ा सा ऊपर होती है। क्या कहा मैंने? लेफ्ट ऊपर है, राइट नीचे है। क्यों ये भेदभाव क्यों होता है भाई? ये इसलिए होता है बेटा जी क्योंकि राइट साइड में दाईं ओर अपनी लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ी ग्रंथि जिस पर आपने बूस्टर डोज पढ़ रखा है, लीवर, वो राइट साइड में होता है। इसलिए राइट किडनी थोड़ा नीचे और लेफ्ट किडनी थोड़ा सा ऊपर होती है। क्लियर बात? रेडिश ब्राउन दे रखा है बच्चों, लाल भूरा सा रंग किडनी का होता है। इसका डायमेंशन दे रखा है कि भाई 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ है, 5 से 7 सेंटीमीटर विड्थ है, 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है, मोटाई होती है NCERT में अपने। बीन शेप्ड होती है, BEAN, बीन शेप्ड, सेम के बीज के आकार की स्ट्रक्चर होती है। अब स्ट्रक्चर देखते हो तो बेटा जी जो किडनी के आउटर सरफेस है, जो बाह्य सरफेस है वो कॉन्वेक्स होती है, उत्तलाकार, कॉन्वेक्स। और जो इनर सरफेस है, आंतरिक सतह बेटा जी वो कॉनकेव होती है, इनर कॉनकेव, अवतलाकार, और आउटर कॉन्वेक्स। अभी जो बच्चों इनर कॉनकेव होती है, आंतरिक अवतल सतह होती है, इसमें एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर होती है। इनर कॉनकेव में कैविटी लाइक स्ट्रक्चर जिसको नाम देते हैं हाइलम। क्या बोला मैंने? हाइलम या बेटा जी हाइलस, इनर कॉनकेव। इसी इनर कॉनकेव हाइलम, हाइलस से बच्चों यूरेटर बाहर आती है, मूत्रवाहिनी बाहर आती है, ब्लड वेसल्स, जैसे अब ऑर्गन्स में बेटा जी आर्टरी आएगी ना, रेनल आर्टरी प्रवेश करती है, वृक्क धमनी, रेनल टर्म किडनी के लिए यूज करो, रेनल वेन, वृक्क सिरा बाहर आती है, लिम्फ वेसल्स, नर्वस सब अंदर जाती है, क्योंकि किडनी बेटा जी यूरिन बनाएगी, मूत्र बनाएगी, वो यूरिन यूरेटर या मूत्रवाहिनी के थ्रू बाहर आएगा। ये सारी चीजें उस हाइलम, हाइलस के जो किडनी की इनर कॉनकेव सरफेस पे होता है। क्लियर है बात? अब जब किडनी की बेटा जी अपन स्ट्रक्चर की बात करें, ओरिजिन देख लो पहले, मेसोडर्म से बनना है, वही घूम फिर के वर्ड आता है। मैक्सिमम ऑर्गन किसके बने? मेसोडर्म के बने, किडनी भी मेसोडर्म की। अब जो किडनी की स्ट्रक्चर बेटा जी, इंटरनल स्ट्रक्चर, उसमें 2 मेन पार्ट, एक वर्ड आता है कोर्टेक्स, एक आता है मेडुला। वल्कुट और मध्यांश, ये 2 वर्ड बेटा जी कई जगह होते हैं। देखो मैं 4 आपको ऐसे बॉडी के ऑर्गन बता देता हूं जिनमें ये 2 पार्ट, कोर्टेक्स और मेडुला। कोर्टेक्स हमेशा पेरिफेरल होगा, परिधि पर, और मेडुला हमेशा इनर होगा, सेंट्रल होगा, आंतरिक होगा। 4 पार्ट कौन से, 4 ऑर्गन कौन से बता रहा हूं? एक तो आपकी किडनी है जिसमें कोर्टेक्स मेडुला है, एक किडनी के ठीक ऊपर कैप लाइक टोपी जैसी ग्लैंड है, कौन है?
एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल, देखो रीनल वर्ड आ रहा है बच्चों किडनी के लिए, एड्रिनल। तीसरी एक और ग्लैंड आपके पास थाइमस, उस पर भी एक दिन हम बूस्टर डोज बनाएंगे। थाइमस ग्लैंड होती है बेटा जी। एक ओवेरी, अंडाशय। चार मैंने नाम बताए, किडनी, एड्रिनल, थाइमस, ओवेरी। इनमें कॉर्टेक्स और मेडुला याद रख लोगे। कॉर्टेक्स हमेशा पेरिफेरल परिधि होता है, मेडुला इसका इनर पार्ट होता है, आंतरिक भाग होता है। यहां अपन किडनी के बारे में बात करते हैं। तो बेटा जी ये जो मेडुला होता है, मेडुला जो पार्ट है इनर है। मेडुला की कुछ प्रोजेक्शन, मेडुला का कुछ पार्ट बेटा जी बाहर की ओर कॉर्टेक्स की साइड में आ जाता है, उन्हें हम बोलते हैं पिरामिड, मेडुलरी पिरामिड। पार्ट मेडुला का है लेकिन किस तरफ चला गया, बाहर की ओर चला गया, कॉर्टेक्स की ओर चला गया। ठीक ऐसे ही बेटा जी कॉर्टेक्स का कुछ पार्ट अंदर मेडुला की साइड में आ जाता है। मान लो मेरी ये फिंगर बेटा जी पिरामिड है, ये मेडुला का पार्ट है जो बाहर की ओर आ गया, ये पिरामिड है। ऐसे ये बाहर कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है, ये फिंगर, ये कुछ पार्ट बच्चों इन पिरामिड के बीच में आ जाएगा, उसे हम बोलते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी, बर्टीनी के वृक्क स्तंभ। ये दो वर्ड फिर से सुनो। मेडुला का पार्ट जो बाहर की ओर आ रहा है वो मेडुलरी पिरामिड कहलाता है बेटा जी, और कॉर्टेक्स का कुछ पार्ट जो इन पिरामिड के बीच में आ गया है वो रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी, बर्टीनी के वृक्क स्तंभ कहलाता है। ठीक है, कॉर्टेक्स आउटर है, मेडुला इसका इनर पार्ट है। अब अपन बात करें कि जब स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चों तो मेडुला के ऊपर कुछ कैलिसेज लगे रहते हैं, चषक लगे रहते हैं, ऐसे प्रोजेक्शन होते हैं। वो माइनर कैलिक्स होते हैं, मेजर कैलिक्स होते हैं। किन पे? हाँ, मेडुला वाला पार्ट है, और इन्हीं कैलिक्स के ऊपर पिरामिड लगा रहता है, कैलिक्स के ऊपर पिरामिड लगे रहते हैं। कैलिसेज वर्ड दे रखा आपके एनसीईआरटी में, चषक हिंदी में बोलते हैं। अब देखिए बच्चों थोड़ी सी स्ट्रक्चर की बात करें कि जो आपकी किडनी है, किडनी की यूनिट होती है नेफ्रॉन, यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल। नेफ्रॉन को क्या बोलेंगे? यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल, हिंदी में बोलेंगे वृक्काणु। इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है। किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या कहलाई? नेफ्रॉन कहलाई। और बच्चों ह्यूमन में प्रत्येक किडनी में, ह्यूमन की प्रत्येक किडनी में बता रखा है 1 मिलियन नेफ्रॉन बच्चों। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख। तो अगर टोटल नेफ्रॉन की बात आए तो आप 20 लाख बोल सकते हो, दोनों किडनी में मिला करके 2 मिलियन हो गए बच्चों। चलो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। नेफ्रॉन यूनिट तो हो ही गया बेटा जी किडनी का, और जो किडनी का मेन फंक्शन है वो है यूरिन बनाना, मूत्र बनाना। वो यूरिन इसी नेफ्रॉन में बनता है, नेफ्रॉन ही यूरिन बनाता है। तो थोड़ी सी नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर आप देखते हैं। नेफ्रॉन के बेटा जी 2 पार्ट होते हैं। एक दे रखा है आपके ग्लोमेरुलस, केसिका गुच्छ। एक दे रखा है रेनल ट्यूब्यूल्स, वृक्क नलिका। ग्लोमेरुलस और रेनल ट्यूब्यूल्स। ग्लोमेरुलस क्या है बच्चों? कि ग्रुप ऑफ कैपिलरीज, बंच ऑफ कैपिलरीज, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, केशिकाओं का गुच्छा, केशिका कैपिलरीज, उनका बच्चों गुच्छा नेटवर्क होता है, उसको आप ग्लोमेरुलस बोलते हो। अभी समझते हैं अपन इसको। दूसरा पार्ट जो रेनल ट्यूब्यूल्स है उसके अलग अलग पार्ट है। सबसे आगे वो प्यालेनुमा कप शेप्ड बोमन कैप्सूल है। देन बेटा जी वो पीसीटी है, लूप ऑफ हेनले है, डीसीटी है। एक पार्ट आता है कलेक्टिंग डक्ट, संग्रह नलिका। चलो इन पार्ट को अपन 1 बाय 1 उठाते हैं। पहला बच्चों जो पार्ट है वो है बोमन कैप्सूल, बोमन संपुट। प्यालेनुमा स्ट्रक्चर होती है, कप शेप्ड स्ट्रक्चर है। अब देखो इस बोमन कैप्सूल में क्या होता है बच्चों, जो ग्लोमेरुलस यही होता है। अब किडनी में कौन सी आर्टरी आ रही थी? ऑर्गन में आर्टरी आती है ना, धमनी आती है बच्चों। किडनी वाली आर्टरी कौन सी थी? रेनल आर्टरी थी, वृक्क धमनी थी। वो किडनी में जब बच्चों रेनल आर्टरी आती है तो किडनी में आने के बाद में भी आर्टरी तो एक ही है ना, रेनल आर्टरी हर किडनी के पास एक ही आएगी। लेकिन अंदर नेफ्रॉन तो बच्चों लाखों की नेफ्रॉन है, 10 लाख है। तो वो जो एक आर्टरी, रेनल आर्टरी है, वो किडनी में एंटर करने के बाद बच्चों आगे ऐसे सब डिवाइडेड होती कई ब्रांचेज बना देती है, कई शाखाएं। उसमें से उस ब्रांच को बोला जाता है एफेरेंट आर्टेरियोल। याद रखने वाली बात, एफेरेंट आर्टेरियोल, ए एफेरेंट, हिंदी में अभिवाही धमनी का। तो वो जो एफेरेंट आर्टेरियोल है वो बेटा जी बोमन कैप्सूल में प्रवेश करती है, और एंटर करने के बाद वहां ग्रुप ऑफ कैपिलरी बना देगी, केशिकाओं का गुच्छा बना देगी, वही ग्लोमेरुलस है। और एफेरेंट प्रवेश करेगी, इफेरेंट उस ग्लोमेरुलस बोमन कैप्सूल से बाहर आएगी। इफेरेंट अपवाही, तो मैंने कहा अभिवाही प्रवेश करेगी, अपवाही बाहर जाएगी, एफेरेंट आएगी, इफेरेंट बाहर जाएगी। आ रही बात समझ?
क्या करती है, इनके डायमीटर पे भी आगे मैं डिस्कस करूंगा। तो ग्लोमेरुलस हो गया ग्रुप ऑफ कैपिलरीज, ये ब्लड आ रहा है उसमें आर्टेरियोल में, ब्लड को यहाँ फिल्टर किया जाएगा, छाना जाएगा। और अब देखो बच्चों, बोमन कैप्सूल और वो ग्लोमेरुलस एक साथ ही, बोमन कैप्सूल ये ग्लोमेरुलस, इनको मिला करके बोला जाता है मालपीजियन बॉडी, मालपीजियन काय, रेनल कार्पसल्स, वृक्क कणिका। तो मालपीजियन बॉडी का मतलब बोमन कैप्सूल विद ग्लोमेरुलस, क्लियर। और एक बच्चों मालपीजियन ट्यूब्यूल्स भी आता है कहीं, मालपीजियन नलिका भी आती है कहीं, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स कहाँ आता है, सोचो सोचो। अरे इंसेक्ट, कॉकरोच, इंसेक्ट के जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं उनको बोलते हो आप मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। ये है बेटा जी मालपीजियन बॉडी, जिसमें ग्लोमेरुलस के साथ आ गया बोमन कैप्सूल। अब देखो बोमन कैप्सूल क्या होता है, डबल वॉल है, दोहरी भित्ति होती है, एक आउटर लेयर है एक इनर लेयर है, डबल वॉल स्ट्रक्चर है बोमन कैप्सूल, ठीक है। उसमें ग्लोमेरुलस है। और बच्चों बोमन कैप्सूल की जो वॉल है उसमें माइन्यूट पोर वगैरह होते हैं, उन सेल्स को बोलते हैं अपन पोडोसाइट। माइन्यूट पोर वाली सेल्स होती है पोडोसाइट, वहां से वो ब्लड वगैरह फिल्टर होता है। वो मैं एक बूस्टर डोज यूरिन फॉर्मेशन की बताऊंगा, वहां आपको उस मैकेनिज्म में करवाऊंगा ये बातें। तो बोमन कैप्सूल के बाद अगली स्ट्रक्चर आती है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, समीपस्थ कुंडलित नलिका। अब पीसीटी बेटा जी इनका रोल वही होता है कि जब ब्लड फिल्टर होता है बोमन कैप्सूल में, यूरिन बंद के टाइम बच्चों ये होगा ना कि पूरा ब्लड तो वेस्ट प्रोडक्ट थोड़ी है उसमें तो कई इसेंशियल काम की चीजें भी है, पानी है, आयंस है, सॉल्ट है, न्यूट्रिएंट्स है। तो बच्चों जो इसेंशियल चीजें होती है उनको तो वापस एब्जॉर्ब करो, उनको यूरिन के साथ थोड़ी भेजना। अरे ग्लूकोज थोड़ी जाएगा यूरिन के साथ, ग्लूकोज चला गया यूरिन के साथ तब तो आप बोल दोगे कि भाई ये तो डायबिटिक है, इसको तो डायबिटीज है। तो हेल्दी ह्यूमन के यूरिन के साथ ग्लूकोज एक्सक्रीट नहीं होता बच्चों। तो बोमन कैप्सूल आगे गया पीसीटी में। पीसीटी फिर एक बच्चों यू शेप्ड ट्यूब होती है ना, लूप ऑफ हेनले, हेनले के लूप में खुलती है, हेयर पिन जैसी स्ट्रक्चर दे रखी है। अब हेनले लूप की बच्चों दो लिम्स होती है, दो भुजाएं होती है, जिसमें फ्लूइड नीचे आता है, क्या बोलोगे, डिसेंडिंग अवरोही, जिसमें फ्लूइड ऊपर जाएगा असेंडिंग आरोही। तो डिसेंडिंग असेंडिंग, आरोही आरोहण, पर्वतारोहण, ऊपर आरोहण हो गया ना बच्चों। तो डिसेंडिंग और असेंडिंग दोनों लूप ऑफ हेनले हो गया। फिर लूप ऑफ हेनले बच्चों आगे खुलता है डीसीटी में, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, दूरस्थ संवलित नलिका, कॉन्वोलेटेड कुंडलित होती है। वो लास्ट में खुलता है कलेक्टिंग डक्ट, संग्रह नलिका में। ये अलग अलग पार्ट है किसके, नेफ्रॉन के। तो पहला बोमन कैप्सूल, फिर हमने बोल दिया पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर बच्चों। अब यहां एक छोटी सी बात याद रखना कि बच्चों इसमें जो टिश्यू होता है, एपिथेलियल टिश्यू, उपकला उत्तक की कौन सी सेल होती है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बना हुआ है। एपिथेलियल टिश्यू सुना ना आपने, उपकला उत्तक बिल्कुल सेल्स पास पास होती है, एपिथेलियल टिश्यू होता है, कनेक्टिव होता है, एक मस्कुलर होता है, एक नर्वस, 4 टिश्यू होते हैं आपकी बॉडी में। अब एपिथेलियल टिश्यू में 2 इंपॉर्टेंट सेल होती है बच्चों, एक तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सरल शल्काकार उपकला, एक सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सरल घनाकार उपकला, 2 होती है ना। वो दोनों के एग्जाम्पल यहां आते हैं नेफ्रॉन में। सीधा सा तरीका याद रखने का बच्चों, एक तो बोमन कैप्सूल और हेनले लूप की डिसेंडिंग लिम्ब, फिर से बोल रहा हूं, बोमन संपुट, बोमन कैप्सूल और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, हेनले लूप की अवरोही भुजा। इनमें याद रखना सिंपल स्क्वामस, SSE, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, शल्काकार उपकला। इसके अलावा जो पार्ट है, पीसीटी है, डीसीटी है, और वो जो असेंडिंग लिम्ब है, आरोही भुजा, उसमें बेटा जी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सरल घनाकार उपकला। दोनों इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एपिथेलियल टिश्यू के। एक बार था पुराना क्वेश्चन पूछा था कि ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में कौन सी एपिथेलियम, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के नलिकाकार भागों में कौन मिलेगा, तो ट्यूबुलर में पीसीटी है और डीसीटी है। इनमें कौन होगी, क्यूबॉइडल सेल, घनाकार। समझ गए बात। और लास्ट में वो कलेक्टिंग डक्ट, संग्रह नलिका। अब बच्चों कई बार थोड़ा सा डिटेल में चले ना, तो कई इस कलेक्टिंग डक्ट को, संग्रह नलिका को नेफ्रॉन का पार्ट नहीं भी मानते कि नेफ्रॉन का भाग नहीं है। क्यों नहीं मानते, उसका एक लॉजिक ये देते हैं बेटा जी कि जैसे आपके पास एक किडनी में कितने नेफ्रॉन बताए हमने, 10 लाख, 10 लाख बताए ना एक किडनी में। अब एक नेफ्रॉन के पास आपसे पूछ ले कि भाई बोमन कैप्सूल कितना होगा, एक होगा ना, एक नेफ्रॉन के पास एक बोमन कैप्सूल है, एक पीसीटी है, एक डीसीटी है, एक लूप ऑफ हेनले। कलेक्टिंग डक्ट भी कितनी होनी चाहिए, अपने अकॉर्डिंग तो एक ही होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा बताते हैं बच्चों कि एक किडनी में लमसम लगभग 250-250 कलेक्टिंग डक्ट होती है। नेफ्रॉन कितने, 10 लाख, कलेक्टिंग डक्ट कितनी, 250।
तो कहने का मतलब लगभग 4000 नेफ्रॉन के लिए एक कलेक्टिंग डक्ट। तो इसलिए कलेक्टिंग डक्ट को अगर पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा नेफ्रॉन का भाग नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, तो क्या बताओगे? अगर ऑप्शन हो कलेक्टिंग डक्ट तो हम वो कर सकते हैं, याद रखने के लिए थोड़ा सा, समझ रहे हो चीज को? तो ये अपने नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। अब एक चीज बच्चों कि जो नेफ्रॉन है इसमें एंटर तो करी थी एफेरेंट आर्टेरियोल, और नेफ्रॉन से बाहर कौन जाएगी? इफेरेंट आर्टेरियोल, अपवाही धमनिका। वो जो इफेरेंट आर्टेरियोल है वो इस पूरे नेफ्रॉन को चारों तरफ से कवर कर लेगी। देखो होता क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बात बताता हूं बेटा जी, कि नेफ्रॉन का काम है यूरिन बनाना। यूरिन बना जो ब्लड आ रहा है इस एफेरेंट अभिवाही से, वो ब्लड यहां फिल्टर हो रहा है बोमन कैप्सूल में ग्लोमेरुलस के थ्रू फिल्टर हो रहा है। तो बच्चों ब्लड में प्लाज्मा भी होता, आपने पढ़ा है, ब्लड में वो प्लाज्मा में वाटर, आयंस, अभी जो बता रहा था मैं, सब है उसमें, ग्लूकोज, न्यूट्रिएंट सब आ गए, वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया वगैरह भी आ गया। अब नेफ्रॉन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, नेफ्रॉन का ये जिम्मेदारी है कि भाई उस जो ब्लड फिल्टर हुआ है, जो फिल्टर होकर आया है, उसे बोलते हैं हम फिल्ट्रेट, क्षनित बोलते हैं उसे, यूरिन अभी नहीं बोलेंगे, मूत्र नहीं है वो फिल्ट्रेट है। उस फिल्ट्रेट में जो जो बॉडी के काम की चीजें हैं, जो इसेंशियल चीजें हैं, उन्हें नेफ्रॉन क्या कर ले? एब्जॉर्ब कर ले, अवशोषित कर ले, उन्हें वापस ब्लड में भेज दे, शरीर में वापस भेज दे, क्योंकि वो अपने लिए इसेंशियल है, आवश्यक है, काम की है। और यूरिया वगैरह जो वेस्ट प्रोडक्ट है ना, उन्हें यूरिन बनाकर बाहर निकाल दे। ये इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी किसकी है? नेफ्रॉन की है। तो बच्चों जो बोमन कैप्सूल से ब्लड जो फिल्टर होकर आया वो सबसे पहले पीसीटी के पास गया। अब पीसीटी क्या करेगी? जो भी काम की चीजें बेटा जी वहां से उनको एब्जॉर्ब करती रहेगी। यही काम लूप ऑफ एनले करेगा, यही डीसीटी करेगी। अब बात यह आया कि जो एब्जॉर्ब होता है, जो अवशोषित होता है ब्लड में से, मान लो आयन से एब्जॉर्ब हो गए, वो फिल्ट्रेट जो आया था उसकी बात कर रहा हूं मैं, मान लो उसमें से पानी भी एब्जॉर्ब हुआ, उसमें से ग्लूकोज भी एब्जॉर्ब हुआ, तो बेटा जी वो पीसीटी में से, लूप ऑफ एनले में से एब्जॉर्ब होके जाता कहां है? एब्जॉर्ब ब्लड में होता है हमेशा, ब्लड में। तो ब्लड कहां है? ब्लड वेसल्स में है, रक्तवाहिनियों में। ब्लड वेसल्स कौन है? तब सुनना कि जो ये बोमन कैप्सूल था इसमें ग्लोमेरुलस था, आ रही है एफेरेंट आर्टेरियोल, जा रही है इफेरेंट। तो जो इफेरेंट है, अपवाही धमनिका है, ब्लड वेसल्स ही तो है, वो इफेरेंट आर्टेरियोल बेटा जी पूरे नेफ्रॉन को चारों ओर से कवर कर लेगी, एक नेटवर्क बना लेती है, जाल बना लेती है। तो कवर करने का बेनिफिट ये हुआ कि नेफ्रॉन के जिस पार्ट से भी काम की चीजें एब्जॉर्ब हो रही है, वो कौन ले ले? ब्लड ले ले। और वो ब्लड कहां है? ये ब्लड वेसल्स में है, जो इफेरेंट आर्टेरियोल ने पूरे नेफ्रॉन को चारों ओर से कवर कर रखा है, नेटवर्क बना रखा है। समझ गए? तो इस बच्चों इफेरेंट आर्टेरियोल, अपवाही धमनिका पूरे नेफ्रॉन को चारों ओर से कवर करती है, उसे हम एक नाम देते हैं पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। क्या बोला मैंने? पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज, हिंदी में परिनलिकीय केशिकाएं। कैपिलरी करती है एब्जॉर्प्शन वगैरह, डिफ्यूजन सब, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। तो आपसे पूछ ले बेटा जी ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी क्या है, तो हम बोल देंगे कि भाई जो इफेरेंट आर्टेरियोल है उसने पूरे नेफ्रॉन को कवर कर लिया, नेटवर्क बना लिया, कैपिलरीज का जाल बना लिया, वही पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज है। अब जो भी नेफ्रॉन से एब्जॉर्ब होगा वो इसी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में आएगा। इसमें ब्लड है, बस बॉडी के अंदर आ गया काम की चीजें। इसमें एक छोटा सा वर्ड ये भी याद रख लो बच्चों कि लूप ऑफ हेनले की शेप कैसी है? हेनले का लूप यू आकार का है, हेयर पिन शेप्ड है। तो ये जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज है वो लूप ऑफ हेनले के चारों ओर यू शेप्ड की कैपिलरी बना देगी, नेटवर्क उसका होगा। तो हेनले लूप के चारों ओर यू शेप्ड की आ गई ना ब्रांच, उसे हम बोल देंगे वासा रेक्टा। क्या कहलाएगी बेटा जी? वासा रेक्टा। किसके चारों ओर? हेनले के लूप के चारों ओर। कैसी शेप? यू शेप्ड, क्योंकि हेनले का लूप भी ऐसा ही है। और ये किसका पार्ट है? उसी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज का। तो हेनले के लूप से जो भी एब्जॉर्ब होगा, चाहे वो पानी हो, चाहे वो आयंस हो, वो किस में आएंगे? वो इस वासा रेक्टा में एब्जॉर्ब होंगे। इसमें ब्लड है। आगे बात समझ? तो काम की चीजें तो हमने एब्जॉर्ब कर ली, और जो बाद की लास्ट की वेस्ट प्रोडक्ट बना वो कलेक्टिंग डक्ट, संग्रह नलिका में हमने उसको यूरिन बोल दिया, मूत्र बोल दिया। अब उसे वहां से बाहर करना है, वो मैकेनिज्म हम बताएंगे। एक और चीज बच्चों लास्ट, ये नेफ्रॉन के दो टाइप भी दे रखे हैं अपनी एनसीईआरटी में कि मेनली नेफ्रॉन दो प्रकार के होते हैं। एक को नाम दे रखा है जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। एक बेटा जी दे रखे हैं कोर्टिकल नेफ्रॉन, नाम से ही है ये।
और इससे पहले मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि दो पार्ट थे ना, कॉर्टेक्स और मेडुला, किडनी के दो पार्ट है, और किडनी के अंदर खूब सारे कौन है, नेफ्रॉन है। तो बच्चों नेफ्रॉन का कुछ पार्ट कॉर्टेक्स में होता है और नेफ्रॉन के कुछ भाग मेडुला में होते हैं। कॉर्टेक्स में कौन सा पार्ट रहता है, वो सीधा सा है, एक तो बोमन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, बोमन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, बीपीडी, बोमन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, ये तीनों किसमें है, कॉर्टेक्स में है। और हेनले का लूप और कलेक्टिंग डक्ट जो है वो मेनली मेडुला में है। हेनले का लूप और कलेक्टिंग डक्ट मेनली मेडुला में है, ठीक है। अब आतो नेफ्रॉन के दो पार्ट बच्चों, एक है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, एक कोर्टिकल नेफ्रॉन। जक्स्टा मेडुलरी मतलब मेडुला वाला पोर्शन, जक्स्टा सानिध्य, पास, और कोर्टिकल का मतलब कॉर्टेक्स वाला पोर्शन। तो ऐसे नेफ्रॉन बेटा जी जिनमें मेडुलरी पार्ट वाला, मेडुलरी पोर्शन वाला पार्ट ज्यादा डेवलप हो, वो जक्स्टा मेडुलरी है। तो मेडुलरी पोर्शन में मेन हेनले का लूप ही है। मेडुला में मेनली कौन है, हेनले का लूप, लूप ऑफ हेनले। अगर जिन नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले बेटा जी लंबा होगा, लॉन्ग होगा, वो जक्स्टा मेडुलरी होंगे। समझ रहे हो बात। मेडुला में कौन है, हेनलेज लूप है। तो जिनमें हेनलेज लूप विकसित होगा, जिन नेफ्रॉन में हेनले लूप की लंबाई ज्यादा होगी, वो मेडुलरी नेफ्रॉन होंगे। और जिनमें हेनले का लूप छोटा होगा, वो कोर्टिकल नेफ्रॉन होंगे, वल्कुटीय नेफ्रॉन। उनमें कॉर्टेक्स वाले पोर्शन डेवलप रहेंगे। हाँ, मेडुलरी नेफ्रॉन अपने में कम होते हैं बच्चों, टोटल नेफ्रॉन का 10 से 15%, और बाकी मोर देन 80% जो नेफ्रॉन है वो कोर्टिकल है, वल्कुटीय नेफ्रॉन आप में ज्यादा होते हैं। क्लियर। अब देखो वासा रेक्टा का क्या फिड़का है, फंडा मान लो। वासा रेक्टा क्या करती है बताओ। वासा रेक्टा किस में डेवलप होगी, किस में अल्प विकसित होगी। तो वासा रेक्टा तो बच्चों हेनले के लूप के तो चारों ओर होती है। तो कोर्टिकल नेफ्रॉन में तो आप कर रहे हो हेनले का लूप छोटा है, क्योंकि वो कॉर्टेक्स मेडुला पोर्शन में होता है, मेडुला में। तो कोर्टिकल नेफ्रॉन में हेनले का लूप छोटा है, तो उसमें वासा रेक्टा भी अनुपस्थित या तो अल्प विकसित होगी। वासा रेक्टा इधर एब्सेंट और लेस डेवलप, रिड्यूस्ड होगी, क्योंकि वासा रेक्टा किसके चारों ओर मिलेगी, लूप ऑफ हेनले के। इधर वासा रेक्टा जक्स्टा मेडुलरी में बिल्कुल डेवलप है, एडवांस। एक दूसरी चीज बच्चों, ये लूप ऑफ हेनले करता क्या एक्चुअल में जो हेनले का लूप है ना, इसका मेन रोल है बच्चों वाटर कंजर्वेशन, वाटर एब्जॉर्प्शन, पानी के संरक्षण, जल संरक्षण और जल अवशोषण में मेन रोल है हेनलेज लूप का। मेनली पानी को एब्जॉर्ब करता है। इसलिए बोलते हैं कि ये जो रेगिस्तानी जंतु होते हैं ना, डेजर्ट एनिमल, ऊंट है अपना, एक कंगारू चूहा सुना होगा आपने, कंगारू रेट, कभी पानी नहीं पीता, नेवर ड्रिंक वाटर। तो डेजर्ट एनिमल्स में सोच के बोलो, ये लूप ऑफ हेनले की लेंथ बड़ी होनी चाहिए कि छोटी होगा, हेनले का लूप, लॉन्ग की स्मॉल। हेनले का लूप बड़ा होगा ना बच्चों, क्योंकि ये वाटर एब्जॉर्ब करता है, वाटर कंजर्व करता है। तो डेजर्ट एनिमल में वैसे ही पानी लिमिटेड है, कम है, तो इनमें हेनले का लूप लॉन्ग है, विकसित है। और जो इसके अगेंस्ट एक्वेटिक एनिमल होते हैं, जो जल में रहते हैं, जहां वाटर डेफिशिएंसी है ही नहीं, पानी की कमी नहीं है, वहां हेनले का लूप इतना विकसित नहीं होता, रिड्यूस होगा। क्लियर बात। तो लूप ऑफ हेनले का मेन रोल है वाटर कंजर्वेशन, वाटर एब्जॉर्प्शन से कनेक्टेड है। अब इसमें ये आ जाए कि भाई जो लूप ऑफ हेनले है मेनली वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। अब यहां आ गया कि जक्स्टा मेडुलरी में लूप ऑफ हेनले डेवलप है, वासा रेक्टा भी है। तो बच्चों जब बॉडी में वाटर की डेफिशिएंसी होगी, मान लो अपने शरीर में पानी की कमी हो गई, गर्मियों का मौसम है, कई देर से अपने पानी नहीं पिया, बॉडी में वाटर की डेफिशिएंसी है, तब कौन से नेफ्रॉन एक्टिवेट होंगे, अलर्ट होंगे, जक्स्टा मेडुलरी होंगे, क्योंकि इनमें लूप ऑफ हेनले ज्यादा विकसित है, लॉन्ग है। तो वो उस मैक्सिमम वाटर को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे बॉडी में वाटर की डेफिशिएंसी नहीं होगी और यूरिन के साथ एक्स्ट्रा वाटर एक्सपेल या एक्सक्रीट नहीं होगा। क्लियर है बात। तो ये हमने दो टाइप के नेफ्रॉन पढ़ लिए। तो आज के इस बेटा जी बूस्टर डोज में हमने डिस्कस किया, एक पॉइंट उठाया किडनी, जिसको आप रेनल बोलते हो, किडनी की यूनिट के बारे में बात की, जिसे अपन नेफ्रॉन कहते हैं। उसके अलग अलग पार्ट्स, उसके टाइप्स हमने बच्चों डिस्कस किए। ठीक है। एक मैं बूस्टर डोज में बच्चों अपन एक दिन मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन पे लेक्चर दूंगा। ठीक है। तो बच्चों मेरा एफर्ट ये रहता है कि भाई एक ही चैप्टर के सारे टॉपिक एक साथ नहीं लेकर के हम हर चैप्टर का मेन पॉइंट उठाते चलें। कोशिश करूंगा डेली एक आपको बूस्टर डोज मिलती रहे, पूरा एफर्ट है। और एग्जाम तक आते आते ऐसे खूब सारे बूस्टर डोज आपको मिल जाएं। जैसे कोवैक्सीन के 2 डोज लगते हैं ना, दूसरा बूस्टर डोज होता है, उससे बॉडी में प्रॉपर एंटीबॉडी बन जाती है। और अपन तो 2 क्या आपको 200 तक बूस्टर डोज दे देंगे, फुल्ली प्रोटेक्ट, कोई घबराहट नहीं,
आज से बूस्टर डोज तैयार होंगे, फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड। बस कुछ जो एक्स्ट्रा बातें इंपॉर्टेंट है वो मैं साथ उन बातों का तड़का लगाते हुए चलेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं इसको भी आपने अच्छे से देखा, सुना और समझा होगा। तो बेटा जी यूं ही स्वस्थ रहें, अपने चेहरे पर ये प्यारी सी मुस्कान लाते हुए मस्त रहें और स्टडी में व्यस्त रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू, जय हिंद।